हमने देखा था सूक्ष्म, और अब हम देखेंगे कि व्यापक तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सूक्ष्म जैसा कि शब्द से ही परिभाषित होता है कि सूक्ष्म तो सूक्ष्म है। तो व्यापक क्या है? व्यापक यानी वो बड़ा रूप है। तो व्यापक अर्थशास्त्र यानी व्यापक इकोनॉमिक्स या समष्टि परक अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। इसको इनकम का सिद्धांत या फिर रोजगार यानी कि जो सबसे बड़ी समस्या है भारत की, उसी का सिद्धांत इसे कहते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र को बताइए यादव जी। तो व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टिपरक अर्थशास्त्र को आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसी माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कम हो या ज्यादा हो, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसका प्रमुख विषय जो होता है वो समाज की कुल आय, उसकी कुल कमाई, कुल इनकम तथा कुल खर्च तथा कुल उत्पादन, जो नए प्रोडक्ट बनते हैं यानी उत्पादन, और उनका उपयोग तथा सामान्य मूल स्तर का विश्लेषण करना होता है। जैसे कि आप इसे कह सकते हैं कि अगर प्रमुख विषय समाज यानी जो एक समाज है, उस समाज में लोग कितना कमा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना नए नए प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहे हैं, कितना उसका उपयोग कर रहे हैं, तथा सामान्य स्तर पर उनका जो मूल्य है किस तरह से उसका निर्धारण किया जा रहा है, इन सब का जो है वो विश्लेषण किया जाता है। हाँ, 19वीं शताब्दी के अंत तक अर्थशास्त्रियों के अध्ययन का केंद्र बिंदु केवल सूक्ष्म विश्लेषण ही था। 19वीं शताब्दी में, सिर्फ 19वीं शताब्दी यानी 1900 से पहले क्या था, या 1900 में क्या था, सिर्फ ये लोग सूक्ष्म यानी माइक्रो इकोनॉमिक की तरफ ध्यान देते थे। ठीक है। तो परंतु लॉर्ड जे एम कीन्स ने लोगों का ध्यान जो है वो आकर्षित किया। किधर आकर्षित किया? राष्ट्रीय आय, मतलब राष्ट्र की, जो देश की आय होती है उस पर, रोजगार के सिद्धांत पर की ओर क्या किया? लोगों का ध्यान जो है उन्होंने आकर्षित किया। किसने? लॉर्ड जे एम कीन्स ने। लॉर्ड जे एम कीन्स। देखेंगे तो रोजगार सिद्धांत को आकर्षित किया। इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि जब लॉर्ड जे एंड कीन्स ने लोगों का ध्यान जो है वो राष्ट्र की इनकम पर, रोजगार के सिद्धांतों पर जब इन्होंने आकर्षित किया, तो इसके फल में क्या मिला कि बृहत या समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म हुआ। इसी के आधार पर मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी व्यापक अर्थशास्त्र का या समष्टिगत अर्थशास्त्र का जो है वो जन्म हुआ। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय और उसका निर्धारण, सामाजिक लेखांकन तथा रोजगार संबंधी विषयों का विस्तृत अध्ययन किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया? जो देश है उसकी जो इनकम है, उसका जो निर्धारण है, उसकी जो सामाजिक लेखांकन है, समाज का जो लेखा जोखा, समाज का रोजगार, इन सभी विषयों पर जो है अच्छे तरीके से विस्तृत तौर पर अध्ययन किया गया। इस प्रकार यह अर्थशास्त्र विकास एवं संचालन से संबंधित है। अतः आप ये कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है, यह जो है विकास एवं संचालन से संबंधित है। तो प्रोफेसर वर्डिंग के अनुसार, प्रोफेसर वर्डिंग के अनुसार बृहत अर्थशास्त्र का संबंध, बृहत अर्थशास्त्र का संबंध वैयक्तिक मात्राओं के अध्ययन से नहीं, वरन उन मात्राओं के समूह से होता है जिसका संबंध या इसका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर राष्ट्रीय आय से होता है। तो बस मेजर पॉइंट यहाँ पे एक मिल गया। यहीं पे तुरंत, जैसे जब हम लोग नोट बनाते हैं ना, तो क्या करना चाहिए? पेंसिल लेके खट से अंडरलाइन करनी चाहिए। देखिए ये अंडरलाइन करने वाली बात आ गई। क्या मैं भी अपने बुक में अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आगे चल करके इस चीज को मैं बहुत ध्यान दूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अचानक से मेरे सामने ये आया है
देखिए मैं इसको बहुत ध्यान से अभी देखिए मैं पेन से जो है इसको अंडरलाइन करूंगा। कैसे कि इसका संबंध व्यक्तिगत आय से ना होकर राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर पर होता है, व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया। ये विस्तृत है, ये अच्छी जानकारी है, ये लिखने योग्य है। इसको आप लिखेंगे कि सर व्यापक और माइक्रो यानी कि सूक्ष्म और व्यापक में आप ये भी अंतर कर सकते हैं कि जो व्यापक होता है इसका संबंध किसी एक व्यक्ति के इनकम से नहीं होता है बल्कि पूरे देश की इनकम से होता है, पूरी इकोनॉमी से होता है। किसी एक आदमी कोई प्रोडक्ट का उत्पादन कर रहा है, उसकी फैक्ट्री में कोई उत्पादन होता है, उससे नहीं होता है बल्कि पूरे देश में उत्पादन कितना हो रहा है इससे मतलब होता है। तो आप लोग भली बात समझ गए होंगे। तो जब कोई फैक्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई वस्तु का निर्माण करती है, डाबर इंडिया लिमिटेड च्यवनप्राश बनाती है या कुछ और बनाती है, या किंगफिशर कंपनी कुछ दारू बनाती है, तो वह एक कंपनी अपने व्यक्तिगत वो सूक्ष्म के अंतर्गत उसका जिक्र होगा। हाँ, लेकिन अगर ये देखा जाए पूरे देश में दारू कितनी बिकती है तो वो जो है किसके अंतर्गत होता, माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं होकर के बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। कि व्यक्तिगत उत्पादन क्या हो रहा है इससे नहीं मतलब, बल्कि पूरे राष्ट्र में च्यवनप्राश कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी खपत हो रही है, राजस्थान में कितना गेहूं का अनाज का उत्पादन हो रहा है इससे मतलब नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में पूरे देश में कितने गेहूं उत्पादन हो रहा है उसका मतलब इससे होता है। तो इसी को हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखते हैं। ठीक, अब आप कुछ अपने चीजें तरफ से आपको बताता हूं। व्यापक अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र को इसकी आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा कह सकते हैं जिसमें किसी इकाई का विशेष ध्यान ना करके बल्कि समस्त इकाइयों का, मतलब एक राजस्थान के एक गांव में कितना गेहूं पैदा हो रहा है ये बात ना करके पूरे राजस्थान में या पूरे देश में कितना गेहूं पैदा हो रहा है इसकी बात करते हैं, सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक, इसलिए इसे योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। जब हम लोग पढ़े थे तो हमारे टीचर ने ये बात हमें अलग से बताई थी। इसलिए इसे जो है क्या कहा जाता है, योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। हाँ, राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में केंद्रित स्थान रखता है। राष्ट्र की जो आय है, राष्ट्र का जो रोजगार है, उसका अध्ययन जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक या व्यापक अर्थशास्त्र के केंद्र में रखा जाता है। इसलिए व्यापक अर्थशास्त्र को आय व रोजगार का सिद्धांत या नेशनल इनकम एनालिसिस भी कहते हैं, जिसको हम एनआईए के नाम से जानते होंगे। अक्सर टीवी में आप लोगों ने सुना होगा, वो कहता है एनआईए की रिपोर्ट ये कह रही है, एनआईए की रिपोर्ट वो कह रही है, एनआईए ऐसा है, एनआईए वैसा है। तो एनआईए क्या है, नेशनल इनकम एनालिसिस है। अंतरराष्ट्रीय तौर पर इनकम का लेखा जोखा रखने वाला जो व्यक्ति है उसे हम नेशनल इनकम एनालिसिस भी कहते हैं। जो कार्य होता है उसे हम नेशनल इनकम एनालिसिस कहते हैं। नेशनल इनकम एनालिसिस के माध्यम से ही पूरे देश की इनकम की जो है वो गणना की जाती है। प्रोफेसर सुल्ज के अनुसार, सुल्ज एक व्यक्ति थे, प्रोफेसर सुल्ज के अनुसार बृहत अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। उनका यह कहना है कि माइक्रो इकोनॉमिक यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य जो औजार है, हथियार है, वो राष्ट्रीय आय का विश्लेषण करना है, देश की आय का, देश की इनकम का विश्लेषण करना है। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों से मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं देसी टाइप में थोड़ा बता रहा हूं। तो व्यापक अर्थशास्त्र की शाखाएं क्या हैं? ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो कहते हैं कि आय, रोजगार, उत्पादन एवं उसका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देश की आय क्या है, देश में उत्पादन कितना है, देश में रोजगार कितना है, इन सभी सिद्धांतों का जिक्र जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक, अब इसके बाद दूसरा आता है कीमतों का सिद्धांत, तो थ्योरी ऑफ प्राइस। तो थ्योरी ऑफ प्राइस में ये देखते हैं कि जो उपभोग फलन का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कंजम्पशन ऑफ फंक्शन, जो लोग उपभोग करते हैं, जो लोग गेहूं कितना खाते हैं, चावल कितनी खपत है, गन्ने की कितनी खपत है, चीनी की कितनी खपत है, च्यवनप्राश की कितनी खपत है, मेडिसिन की कितनी खपत है, वगैरह वगैरह की चीजों का
जो बातचीत होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? थ्योरी ऑफ प्राइस यानी कीमतों का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उपभोग फलन का सिद्धांत या निवेश फलन का सिद्धांत या व्यापक चक्र का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल या थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी जो है वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी होता है। तीसरा क्या होता है? आर्थिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या इकोनॉमी कितने से ग्रो कर रही है, आर्थिक स्थिति क्या है देश की, इस सब की गणना जो है वो व्यापक रूप से जो है वो व्यापक अर्थशास्त्र के तहत जो है वो की जाती है। वितरण समष्टिगत सिद्धांत, माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो उत्पादन बन रहा है उसका किन स्तर पर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उसका वितरण किस तरीके से किया जा रहा है, इन सब का जो है वो जिक्र जो है वो व्यापक अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। पीपीटी खींच लीजिएगा, फोटो फोटो आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे अर्थ परिभाषा है ना, ये सब उतना ज्यादा नहीं समझ में आती है। तो अब देखा जाए कि व्यापक और सूक्ष्म में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक। तो बड़े आसानी से आप लोग समझ गए होंगे यार, इसमें कुछ समझाना है ही नहीं। तो अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र छोटी छोटी अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे किसी व्यक्ति का, किसी विशेष परिवार का, किसी विशेष कंपनी का, किसी विशेष फर्म का। लेकिन बृहत क्या कहता है, व्यापक क्या कहता है कि अर्थशास्त्र के इकाइयों के योग को, इकाइयों के समूह को अर्थात राष्ट्रीय योगों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल राष्ट्र की आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग, कुल रोजगार। दूसरा कहता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र यूनिवर्स के अंश का अध्ययन करता है, तो बृहत अर्थशास्त्र पूरे समग्र अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों टुकड़ों में क्रिया करके आधार माना जाता है। क्या लिखा है, डिसएग्रीगेशन, डिग्रीगेशन किया जाता है। कौन? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में योग के टुकड़ों को तोड़ने की क्रिया। व्यापक क्या? व्यापक अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करता है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय और रोजगार का विश्लेषण करता है, ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर को स्थिर बनाते हुए वस्तुओं के सापेक्षिक मूल्यों का परिवर्तनशील माना जाता है। व्यापक अर्थशास्त्र के सापेक्षिक मूल्यों को स्थिर मानते हुए सामान्य कीमत को स्तर परिवर्तनीय माना जाता है। बहुत आसान है, बहुत बड़ा नहीं है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व को हम समझते हैं। हमने सूक्ष्म को बड़ा तुच्छ तरीके से समझा, तो हम ये देखेंगे भाई अगर इतना खराब है तो है क्या। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व में सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, द हेल्पफुल इज अंडरस्टैंडिंग द इंटायर सेमी सिस्टम। तो व्यक्तिगत इकाइयां ही परस्पर मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। तो वो तो अब ये बात हुई कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, सिग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या है इकोनॉमिक्स में। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में यह सहायक है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था को यह समझने में सहायक है। कैसे सहायक है? द हेल्पफुल इज अंडरटेकिंग एट द एंटायर सेमी सिस्टम। तो व्यक्तिगत इकाइयां ही परस्पर मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करती हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न इकाइयां का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण किया जाए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई एक किसान है, वो अपने खेत में गेहूं पैदा करता है, एक किसान अपने खेत में गेहूं पैदा करता है, तो भाई उस गेहूं से उसकी क्या होती है? इनकम होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि श्रीमान जो तुम गेहूं पैदा कर रहे हो ये तो बड़ी बड़ी सूक्ष्म इकोनॉमी है, बड़ी माइक्रो इकोनॉमी है। लेकिन आप ये सोचिए कि जंग बहादुर का खेत है और जंग बहादुर अपने खेत में जो है वो निर्माण कर रहे हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि इस धरती पे बहुत प्रकार के बहुत सारे जंग बहादुर हैं, सब अपनी खेती जो है सब अपने खेत में खेती करते होंगे, सब जो है गेहूं पैदा करते होंगे, सब चावल पैदा करते होंगे, सब अनाज पैदा करता होंगे, सब लोग फैक्ट्री अपना खोलता है, सब लोग अपना व्यापार खोलता है। अरे हम भी व्यापार करता है, इनकम टैक्स का व्यापार करता है, और है हमारा भाई है कुछ और व्यापार करता है, आप कुछ और व्यापार करते हैं। तो हम लोग सब लोग एक बड़ी इकोनॉमी में
एक बड़े इकोनॉमिक सिस्टम में हम सब अपना योगदान देते हैं। छोटा सा व्यवसाय करेंगे, टैक्स के माध्यम से देंगे। गेहूं करेंगे, गेहूं की पैदावार लेकर लेवी देंगे, लेवी पे सब लोग गेहूं देंगे। सब लोगों का गेहूं मिलकर के वो राष्ट्र को गेहूं जाता है, फिर वो विदेशों में बिकने भी जाता है, तो भारत की इकोनॉमी में उसका देय होता है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी इनकम को मिला करके एक बड़ी इनकम बनाई जाती है। छोटी छोटी इनकम से ही जो है वो सूक्ष्म इकोनॉमी होती है। तो कई प्रकार की सूक्ष्म इकोनॉमी या छोटी छोटी इनकम बन करके एक बड़ी इकोनॉमी को जो है वो जन्म देते हैं, व्यापक इकोनॉमी को वो जो है वो जन्म देते हैं। तो निर्णय लेने में सहायक, हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में यथासंभव सहायता देता है। उपभोक्ता द्वारा व्यय किस प्रकार करें, एक उत्पादन किस प्रकार अथवा लाभ अधिकतम करें, एक फर्म का उत्पादन किस सीमा तक बढ़ाएं, आज के निर्णय लेने में सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ता तथा उत्पादों को अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेने की क्षमता। एक कंपनी है वो डाबर का च्यवनप्राश बनाती है, एक कंपनी है वो हेंज का नाम है, और हेंज को अब जायडस ने खरीद लिया, और वो जो है क्या बनाने का काम करती है, हॉर्लिक्स बनाने का काम करती है। तो हॉर्लिक्स एक कंपनी बनाती है, हॉर्लिक्स। तो एक क्या हो गई, वो एक सूक्ष्म इकोनॉमी के अंतर्गत हॉर्लिक्स का निर्माण करती है। तो उसके पास यह अधिकार सुरक्षित होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसका एक मूल्य निर्धारित करे, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए उसका एक मूल्य निर्धारित करे। एक फर्म, एक कोई बिजनेस करता है, वह एक नए वस्तु का उत्पादन करता है, तो वह भी ये सोचता है कि हम अपने इस वस्तु का दूर तक कैसे जो है उसका क्षेत्र फैलाएं, दूर तक कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन फैलाएं, जिससे हमारी एक इनकम मजबूत हो। और इन सब इनकमों को मजबूत करने में उन्हें सूक्ष्म इकोनॉमी की आवश्यकता पड़ती है, और सूक्ष्म इकोनॉमी के अनुसार वो जो है उसी के आधार पर लोग एक अच्छी कमाई कर लेते हैं। तो उनकी जो देख रेख, उनका जो निर्णय लेने की क्षमता, वो सब सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से लेनी पड़ती है। सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक, सरकार की जो इकोनॉमिक नीतियां होती हैं उनके निर्माण में भी सूक्ष्म जो एग्रीमेंट सॉरी सूक्ष्म जो इकोनॉमिक होती है, माइक्रो इकोनॉमिक होती है, उसकी भी भूमिकाएं होती हैं। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की प्रत्येक आर्थिक नीति का प्रभाव, सरकार की प्रत्येक आर्थिक नीति का प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों की कार्य प्रणाली पर पड़ता है। जैसे सरकारी नीति के फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा अपने व्यय के ढांचे में परिवर्तन करना, वस्तु विशेष की कीमतों में परिवर्तन होना तथा श्रमिकों की मजदूरी में परिवर्तन होना। अतः सरकार अपने नीति बनाने पर समय सूक्ष्म प्रभावों पर ध्यान रखती है। तो तात्पर्य क्या हो गया, हाँ छूटने लगा, कि सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक। तो सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक कैसे हो गई, कि सरकार की प्रत्येक आर्थिक नीति का प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों तथा कार्य प्रणाली पर पड़ता है। ये बात तो भाई बिल्कुल सही। आए दिन जो है सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं उसका प्रभाव छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों पर पड़ता है, यानी उनकी बनाई हुई पॉलिसी आपकी इनकम पर भी प्रभाव डालती है। उनके द्वारा बनाई हुई पॉलिसी के अंतर्गत ही आप अपने बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक, तो ये सब नीतियां जो है उनकी, वो हमारे जो है सूक्ष्म व्यवसाय में सहायता जो है वो करती हैं। तो सरकार की प्रत्येक आर्थिक नीति का प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों, सरकार की कोई भी नीति बनाई गई है जो आर्थिक नीति है, तो व्यक्तिगत इकाई यानी मेरे लिए पर्टिकुलर क्या करती है, कार्यप्रणाली पर पड़ता है। जैसे सरकार नीति के फलस्वरूप उपभोक्ता द्वारा अपने व्यय के ढांचे में परिवर्तन करना। सरकार एक नीति बनाती है, नीति के फलस्वरूप जो उपभोक्ता होता है, उपभोग करने वाला व्यक्ति होता है, उसके खर्चे के ढांचे में परिवर्तन करना। वस्तु विशेष की कीमतों में परिवर्तन होना, यानी च्यवनप्राश की कीमत का उतार चढ़ाव करना, उसको बनाना, बिगाड़ना, ये सब चीजें किसमें, सूक्ष्म जो है इकोनॉमी के अंतर्गत होती हैं। मजदूरी कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, उसके उसमें क्या परिवर्तन करने हैं, प्रोडक्ट की कीमतों में क्या परिवर्तन करना है,
तो अतः आप ये कह सकते हैं कि सरकार अपनी नीति बनाते समय सूक्ष्म प्रभावी को ध्यान में रखते हुए बनाती है। कि अगर हम जैसे सूक्ष्म गृह उद्योग, लघु गृह उद्योग, दो प्रकार की विधियां जो है भारत में चलती हैं। तो सूक्ष्म गृह उद्योग वह लोग होते हैं जो छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं। तो उसी तरीके से सूक्ष्म आर्थिक इकोनॉमी की। हाँ बताइए फराह खान जी। किसी को कुछ कहना है क्या? किसी को कुछ कहना नहीं है तो सुनते रहिए। तो आर्थिक नीति से निर्माण में सहायक, तो सरकार की प्रत्येक आर्थिक नीति प्रभाव व्यक्तिगत इकाइयों पर पड़ती है। तो सरकार जो है वो अलग अलग नीतियां बनाती हैं, उन नीतियों के आधार पर जो है बिजनेस चलता है। तो यह सभी सूक्ष्म प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सरकार नीतियां बनाती हैं। सूक्ष्म इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है नीतियों को बनाता है। तो इसलिए सूक्ष्म इकोनॉमी का भी अपना एक जीवन में जो है वो महत्व होता है। अब मूल्य निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन प्राइसिंग। तो सूक्ष्म इकोनॉमिक वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत, वस्तु एवं सेवा, तो वस्तु मतलब गुड्स होता है और सेवाएं मतलब सर्विस होती है। तो वस्तु और सेवाओं की कीमत, यानी जब हम किसी प्रोडक्ट, हम जब जाते हैं अपने दादाजी के लिए च्यवनप्राश खरीदने के लिए, तो वह एक गुड्स को हम खरीदते हैं। लेकिन हम जाते हैं जब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो वहां खाना हम खाते हैं, तो खाना एक प्रकार से गुड्स ना हो करके वह एक प्रकार की सर्विस का रूप होता है। कि हमें एक सर्विस दी जाती है, कि हमें भोजन पेट पचाने के लिए हमें कुछ खाना दिया जाता है। तो वह एक क्या होता है, सर्विस होती है, ना कि वो गुड्स होता है। तो वस्तुओं में किसी वस्तु के लिए या सेवाओं की कीमत निर्धारण और उत्पत्ति के साधनों का वितरण आदि के अध्ययन में सूक्ष्म अर्थशास्त्र की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। तो सूक्ष्म तथा व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या होती हैं, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के केवल एक छोटे से भाग का ही अध्ययन किया जाता है। अतः इससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का सही सही जानकारी, अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का सही सही जानकारी नहीं हो पाती है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र के केवल एक छोटे से भाग का ही अध्ययन किया जाता है। अगर इससे आप चाहें कि बड़े पैमाने पे इकोनॉमी का पता लगा लें, तो आप बड़े पैमाने पर इकोनॉमी का पता नहीं लगा पाएंगे। सूक्ष्म इकोनॉमी से किसी व्यक्ति विशेष का, किसी छोटी कंपनी का, फर्म का, व्यवसाय का, या किसी एक समुदाय का ही आप पता लगा सकते हैं। अगर बृहत रूप में आपको पता लगाना है तो उसके लिए आपको माइक्रो इकोनॉमी की जरूरत पड़ती है, व्यापक इकोनॉमी की जरूरत जो है वो पड़ती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र आवास्तिक आ आ आ- अवास्तव आ आ अवास्तविक अस्तविक अवास्तविक अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता आदि। तो राष्ट्रीय समस्याएं जैसे भौतिक और राजकोषीय नीति, राष्ट्रीय आय, अंतरराष्ट्रीय नीति आदि जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में सूक्ष्म अर्थव्यवस्था सहायक सिद्ध नहीं हुआ है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि देश की जो भौतिक स्थिति है, राजकोष की, राजकोष में कितना अनाज पड़ा है, कितना चावल पड़ा है, कितना चीनी पड़ा है, कितना दाल पड़ा है, इन सब चीजों का मूल्यांकन करने में, इनकी नीतियों को बनाने में जो है वो सूक्ष्म इकोनॉमी जो है वो सिद्ध नहीं हुई है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र सहायक नहीं हुआ है, उसके लिए व्यापक अर्थशास्त्र ही सहायक हुआ है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं किए जा सकते। जैसे बचत करना एक व्यक्ति के लिए अच्छा है, यह सूक्ष्म इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, परंतु पूरे समाज द्वारा बचत करना बुरा है, क्योंकि इससे विनियोग और रोजगार में कमी आएगी। तो यह जो है इसका मूल्यांकन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं हो सकते। हाँ, बल्कि एक व्यक्ति को बचत कैसे करना है, यह सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समझा जा सकता है।
हाँ, लेकिन पूरे समाज में कैसे बचत करना है, वो समझने के लिए हमें व्यापक इकोनॉमी को जो है वो पढ़ना पड़ेगा।